दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज इलानॉमिक्स में आपका स्वागत है। इला पटनायक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोविड से किस तरह भारत ने डील किया और कैसे वो ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, अमेरिका है, यूरोप है, उन्होंने जैसे कोविड से डील किया उसमें क्या क्या अंतर है, क्या फर्क है और क्या कुछ किया भारत ने कोविड क्राइसिस से निपटने के लिए। सबसे पहले आप चर्चा करती हैं, आप जो आर्टिकल लिखती हैं वीकली द प्रिंट के लिए, उसमें आप चर्चा करती हैं कि यूरोप और अमेरिका का जो तरीका था कोविड से निपटने का, वो काफी फर्क था भारत से। और वो फर्क इसलिए था क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था जिस तरह से चलती है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है या भारत की जो मुश्किलें हैं और उनकी जो मुश्किलें हैं, उसमें फर्क था। कुछ बेसिक फर्क हैं। तो आइए हम सबसे पहले उन फर्क जो थे उन्हीं की चर्चा करते हैं। पहली बात आप जो कहती हैं कि अर्थव्यवस्था में जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इंडिया के, वो वहाँ के इश्यूज से अलग हैं, तो थोड़ा उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है कि हम कई चीजें अलाउ नहीं करते। हम रेस्ट्रिक्शंस हमने रखी हुई हैं। हमने हाल में बात की थी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की, बहुत डिटेल में हमने बात की थी कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाता था कि किसान दूसरे को कोई चीज बेच नहीं सकता। इसी तरह से आज बात करेंगे जैसे कि टेलीमेडिसिन में या कई चीजों में जहाँ पे कि जो चीज इलीगल थी उस चीज को अगर लीगल बना दिया जाए तो वो रेस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं। और क्योंकि उन इकोनॉमीज में, यूरोप में, अमेरिका में, वो डेकेड्स पहले, बहुत बहुत साल पहले ये चेंजेस आ चुके थे इकोनॉमी में। ईस्टर्न यूरोप में जैसे वो इकोनॉमीज जब लिबरलाइज हुई तो उन्होंने ऑलरेडी मार्केट्स को अलाउ किया फंक्शन करना। हमारे यहाँ क्योंकि हम वो चीजें अभी तक रोकी हुई थी तो हमारे रेस्पॉन्स में हमने काफी ऐसे, जिसको लिबरलाइजेशन कहते हैं, रिफॉर्म्स कहते हैं, जो कि रेस्ट्रिक्शंस को हटाने से जब एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो हमारे पास ये पोटेंशियल था कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम सिर्फ अगर रेस्ट्रिक्शंस को हटाते हैं और जो चीज इलीगल थी उसको लीगली परमिट करते हैं तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। हम लोगों को ये क्षमता देते हैं कि वो अपने आप पैरों पे, मतलब अपना काम चला सकें, अपना उनको थोड़ी रोजगार बंदिशें दूर करें ताकि वो अपना काम कर सकें। बिल्कुल, जबकि यूरोप और अमेरिका के पास ये ऑप्शन ही नहीं था। वो बंदिशें थी ही नहीं, तो उनका ग्रोथ उनको हटाने से बढ़ नहीं सकता क्योंकि वो बंदिशें थी नहीं। जबकि हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स, जिनमें दिक्कतें थी जिनकी हम बात करेंगे, बट हम उनके अलावा भी कई चीजें ऐसी कर पाए जो कि आज शायद कुछ का इमीडिएट इफेक्ट होगा और कई ऐसे होंगी जिनका इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा, पर आने के वक्त में वो रेस्ट्रिक्शंस हटाने से, वो बंदिशें हटाने से हमारा ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ता है। जो दूसरा फर्क आपने बताया, आपने जर्मनी का उदाहरण दिया और कहा कि उनके पास फिस्कल सरप्लस है, उनके हाथ ऐसे बंधे हुए नहीं है, वो खर्च कर सकते थे। और ऐसा भी आपने ये बोला कि उनका जो घाटा है वो बढ़ा भी तो उसको भी वो बेयर कर सकते थे, वो उस नुकसान को, उस घाटे को, उनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उसको उठा सकते थे। तो भारत की स्थिति इस मामले में देखें तो कैसे फर्क है? एक तो हमारे फिस्कल डेफिसिट्स चले आ रहे हैं। इवन जो अच्छे वक्त थे उसमें हम फिस्कल सरप्लस रन नहीं करते हैं या हमारा डेफिसिट कुछ ज्यादा कम नहीं होता है, उसमें भी हमारे फिस्कल डेफिसिट चले आ रहे हैं। तो सरकार बोरो करती रही है कंटिन्यूअसली, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करती रही है। दूसरी चीज ये है कि हमारी कोई बोरोइंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन, अमेरिकन कंट्रीज जाके बोरो कर सकती हैं, मार्केट से पैसा उठा सकती हैं, हमारी वो कैपेसिटी लिमिटेड है। कई बार वेस्टर्न स्कॉलर्स, पर्टिकुलरली कई स्कॉलर्स ने, कई इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि इस समय सरकार को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पैसा की घाटा हो रहा है और कितना स्पेंड करें।
उसको सिर्फ जा करके और स्पेंड कर लेना चाहिए, और फिस्कल डेफिसिट को 10%, कई लोगों ने कहा कि दूसरे देशों में 10% का पैकेज दिया गया, तो हमें भी 10% का पैकेज देना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक सेविंग्स तो इतनी बढ़ नहीं रही है। मतलब देश के अंदर जो लोग बचत करते हैं, जब उनके पास लॉकडाउन है, जब उनके पास सेविंग्स कम है, तो कोई इतना ज्यादा सेव नहीं करते। कुछ हद तक हाँ, शादियों पे खर्चा नहीं हुआ या कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ी, कुछ वो स्पेसिफिक सेविंग्स बढ़ी, पर इतना ज्यादा आपकी सेविंग्स बढ़ी नहीं। और इंटरनेशनल, जिसका मतलब कि आपको इंटरनेशनल मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। कुछ हद तक तो हाँ, हम जाके बोरो कर सकते हैं, पर उसके बाद हमें उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। हमने कई बार पिछले कई सालों में NRI से बोरो किया, जब कोई ऐसी चीज हुई जिसमें कि प्रेशर आया, तो कई बार जाके बोरो किया गया, पर उसमें इंटरेस्ट ज्यादा होता है, उसमें करेंसी रिस्क होती है। तो इन जनरल इमर्जिंग इकोनॉमी, पर्टिकुलरली हमारी इकोनॉमी जो पहले ही काफी बोरो कर रही थी, उसके पास फिस्कल स्पेस नहीं थी। और ये एक और चीज थी जो कॉन्ट्रास्ट करती है यूरोप और अमेरिका से। तो ये और फर्क है कि उन्होंने बड़े बड़े पैकेजेस दिए, उन्होंने कोई उस तरह के रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन नहीं किया जो ना वो कर पा सकते थे, क्योंकि वो स्थिति अलग थी। और दूसरी ये बात है कि उन्होंने बड़े पैकेजेस दिए, जबकि हमारी बड़े पैकेज देने का मतलब था कि हम इंटरनेशनली बोरो करते हैं, और हमारी इंटरनेशनल बोरोइंग कैपेसिटी काफी लिमिटेड है। तीसरा फर्क है कि उनकी जो फॉर्मल इकोनॉमी है, जो बैंकिंग है, उसकी पहुंच हर आदमी तक है, जन जन तक है ऑलमोस्ट, जबकि भारत इस तरह से नहीं विकसित हुआ है अभी तक, हर आदमी के पास वो सुविधा नहीं है। तो ऐसे में वो एक बड़ा फर्क है, और इसलिए उसके जरिए जो कुछ वो कर सकते थे, भारत नहीं कर सकता था। हाँ, तो एक और जो मेजर लिया गया पैंडेमिक के रिस्पांस में, वो था सेंट्रल बैंक्स ने या सरकारों ने कह के लिक्विडिटी काफी बढ़ाई, और बैंक्स को कहा कि आप जाके लेंड आउट करिए। यहाँ पे भी कुछ हद तक ये किया गया, पर यहाँ ये जैसे 3 लाख करोड़ का पैकेज था MSMEs को लेंड करने का भी, पर फिर भी यहाँ जब आप फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू क्रेडिट बढ़ाते हैं, इवन NBFCs और बैंक्स जो भी क्रेडिट देते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी बहुत बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफैक्ट अगर हम देखें कि टोटल कमर्शियल बैंक्स जो क्रेडिट देते हैं, उसका सिर्फ 5% छोटी कंपनीज को जाता है, वो क्रेडिट अधिकतर बड़ी कंपनीज को जा रहा है। तो इवन जो लिक्विडिटी मेजर्स लिए गए, उससे छोटी कंपनीज को इतना फायदा नहीं हो सकता जितनी बड़ी को होता है, बड़ी को ज्यादा फायदा होता है। दूसरी बात यह है कि जो सिस्टम में थे ही नहीं, जो इनफॉर्मल थे, जो फॉर्मल क्रेडिट ले ही नहीं रहे थे, उनको तो और भी मुश्किल है रीच करना। तो इसलिए हम अगर सिर्फ ये करें कि फॉर्मल सिस्टम में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ा दें और बड़ी कंपनीज को दे दें, और वो बड़ी कंपनीज आगे लेंड आउट नहीं करें छोटी और इनफॉर्मल फर्म्स को, जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, छोटी छोटी कंपनीज है, वो उनको लेंड आउट नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक्स उनको लेंड आउट नहीं करते हैं, वो कभी बैंकिंग सिस्टम में थे ही नहीं, तो इसकी पहुंच फिर लिमिटेड हो जाती है। तो ये तीसरा बहुत बड़ा फर्क है कि उन देशों में उस तरह का इनफॉर्मल सिस्टम ही नहीं है, इनफॉर्मल इकोनॉमी नहीं है जितनी बड़ी हिंदुस्तान में इनफॉर्मल इकोनॉमी है, और क्रेडिट, फॉर्मल क्रेडिट उसको पहुंच नहीं पाता है। इवन चाहे उसमें आप लिक्विडिटी बढ़ा दें, उसमें आप इंटरेस्ट रेट कम कर दें, पर फिर भी फॉर्मल क्रेडिट उनको पहुंच नहीं पाता है। यानी जो मूल परिवर्तन, मतलब मूल रूप से अर्थव्यवस्था में जो फर्क है उसका असर था, इसलिए भारत को नए तरह से सोचना पड़ा। वन साइज फिट्स ऑल यहाँ काम नहीं करता, भारत ने अपने उपाय सोचे। अब हम चर्चा करते हैं उन उपायों की। कई तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक कई तरह के कदम लिए गए अर्थव्यवस्था को और खोलने के लिए, लिबरलाइज करने के लिए। टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में तो सबसे पहले उसी की चर्चा करते हैं। कोविड का समय है, डॉक्टर तक आप मरीज को कैसे पहुंचाएं जब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कोई बहुत मजबूत नहीं है। ये एक बड़ा कदम है उस मायने में, और ये आज ही नहीं भविष्य में भी काम आएगा। अप्रैल के महीने में जब लॉकडाउन चल रहा था, तो ये गाइडलाइन इश्यू हुई
कि अगर आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप एक पेशेंट को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, हर दवाई नहीं बट काफी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आप अगर पेशेंट की आइडेंटिटी, आपका फर्ज बनता है कि आप पेशेंट की आइडेंटिटी जाने और फिर उसकी या फोन पर या वीडियो पर आप समझ सकते हैं कि उसको क्या तकलीफ है और आप उसको दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये चीज आप पहले नहीं कर सकते थे, पर जब पेंडेमिक आया तो उसके बाद हॉस्पिटल एक ऐसी जगह बन गई जहां लोग नहीं चाहते, सरकार नहीं चाहती, लोग नहीं चाहते कि भीड़ बढ़े, क्योंकि वहां से और बीमारी फैलती है, वायरस फैलता है। उसको रोकने के लिए ये स्टेप लिया गया। अब ये देखिए, पहले ये चीज अलाउड नहीं थी जबकि टेक्नोलॉजी थी अवेलेबल, बट आप दोनों प्राइवेट जो डॉक्टर्स थे फॉर एग्जांपल, जो करने को रेडी भी होते, जिनको सूट भी करता, और रिमोट एरियाज में पेशेंट्स जो थे, जो कि फिजिकली कई बार पहुंच नहीं पाते हैं डॉक्टर के पास, उनके पास उनको ये डिमांड भी थी, ये जरूरत भी महसूस होती थी कि वो डॉक्टर से बात कर लें और डॉक्टर उनको दवाई दे दे। अब ये चीज हमने अलाउ कर दी है, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन रिमूव हुई जो सिस्टम में थी, और जो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इस पीरियड के लिए नहीं, अगर ज्यादा इसमें फ्रॉड नहीं होता है और ठीक से इसको रेगुलेट किया जाता है, कि नोट किया जाता है कि हाँ ये डॉक्टर्स देख करके पेशेंट को ही दवाई दे रहे हैं, ये नहीं कि अंधाधुंध सबको दे रहे हैं, तो इस सिस्टम को कंटिन्यू किया जा सकता है। ये इस तरह के इमीडिएट फायदे भी हुए हैं और इमीडिएट रेगुलेशंस भी चेंज हुए हैं। हमने बहुत चर्चा की कृषि सुधारों की, पिछले कई प्रोग्राम्स जिन्होंने नहीं सुने वो सुन भी सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, द प्रिंट के यूट्यूब चैनल पर। कृषि सुधारों की बहुत चर्चा की, एस्मा में सुधार हुआ, एपीएमसी जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं वो आए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अधिनियम आया, तो सरकार ने कृषि क्षेत्र में बहुत बदलाव लाने की कोशिश की। तो आज उसकी चर्चा नहीं करते क्योंकि हम इस पे बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये आमूलचूल एक परिवर्तन लाएगा कृषि क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो लंबी लंबी कतारें हमें दिखी थी पंजाब महाराष्ट्र बैंक में, जब वो बैंक ढह गया था, यस बैंक की जो दिक्कतें आई, तो अब सरकार का रुख बैंकिंग क्षेत्र की तरफ भी है और किस तरह से वो इंटरवीन करे इस पर उसका ध्यान है। इसका भी फर्क आगे आने वाले दिनों में पड़ेगा इला जी? अगर बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म किया जाता है, अभी कुछ दिन पहले चर्चा होने लगी फिर से कि रेजोल्यूशन अथॉरिटी बनाई जाए, गवर्नर ने कहा कि एफआरडीआई बिल को वापस लाने की जरूरत है, शायद सरकार ने कहा कि वो अभी नहीं ला रहे हैं उसको, पर फिर भी एक हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, हमारा बैंकिंग सिस्टम बढ़ता है, तो कुछ बैंक्स अच्छा करेंगे और कई बार बैंक्स फेल भी करेंगे, और उन फेलिंग बैंक्स को किस तरह संभाला जाए, उस इश्यू को हमको डायरेक्टली फ्रंटली एकदम निपटना है, एड्रेस करना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि ऐसा एसबीआई को कहें कि वो पैसा लगा दे, जैसे यस बैंक में एसबीआई को कहा गया पैसा लगा दे, पर हर बैंक जो तकलीफ में जाएगा उसको एसबीआई को तो नहीं कह सकते कि पैसा लगा दे, या हर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, जिस तरह से पिछले 20-30 सालों में तो यही हुआ है कि जब बैंक्स को डिफिकल्टी हुई, कोई प्राइवेट बैंक मुश्किल में पड़ा, तो किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को कहा गया कि तुम इसको ले लो। तो ये इश्यूज ऐसे इमर्ज करके आ रहे हैं जिनका अभी जो डिस्कशन चल रहा है, अभी जो स्टेप्स हो रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में भी फायदा करेंगे। एक और जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की डिसइन्वेस्टमेंट की बात एनडीए 1 में चली, यूपीए 1 में चली, यूपीए 2 में चली। एनडीए 1 में तो काफी से डिसइन्वेस्टमेंट किया भी गया, फिर उसके बाद से वो थोड़ा थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। गवर्नमेंट ने एलआईसी को कहा कि हम इसकी सेल करेंगे, इसको ब्लॉक पे लाएंगे, और अभी रिसेंटली 23 पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग या नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिसइन्वेस्ट करने की बात चल रही है। ये चीजें इतने वक्त से एजेंडा पे थी, पर प्रेशर नहीं था करने का। अब एक तरफ से तो फिस्कल प्रेशर भी है, दूसरी तरफ से ये भी है कि किस तरह इकोनॉमी का ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ाया जाए। तो जो रिसोर्सेस फंसी हुई हैं इन सेक्टर्स में, इन कंपनीज में, उनको रिलीज किया जाए। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी अच्छी तरह से चला सकती है उनमें से किसी एंटरप्राइज को,
तो आप उसको जब बेचते हैं या आप उसका नेचर चेंज करते हैं, उसके शेयर्स ही बेचते हैं और मैनेजमेंट चेंज करते हैं, तो चाहे उस तरह से या स्ट्रेटेजिक सेल से या पब्लिक सेल, शेयर्स की पब्लिक सेल से, तो उससे इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ता है और उससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमको मिलेंगे, जो अब ये कई स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं उनसे। जो देखने वाली बात है इस बार वो ये कि केंद्र से डायरेक्ट तो हुए ही सुधार, लेकिन राज्य सरकारों की भी बहुत अहम भूमिका रही, क्योंकि सुधार कई कानूनों में, नियमों में राज्य सरकारों को करना था। और क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर हैं तो राज्य और जब तक केंद्र का साथ में सहयोग ना हो, कितना भी आप लिबरलाइज करना चाहें, बात रास्ते में अटक सकती है। लेकिन इस बार बड़ा सकारात्मक उसकी भूमिका रही, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इला जी, कई राज्यों ने बहुत, जैसे लेबर लॉज हैं या एग्री लॉज हैं, कृषि जो कानून है, उसमें काफी बढ़ चढ़ के कदम लिए। कैसे देखती हैं इसको आप? तो मुझे लगता है कि जब सब लोग ये महसूस कर रहे थे, सब सरकारें, केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारें ये महसूस कर रही थी कि हमें लोगों की मदद करनी है, लोगों को किसी तरह सर्वाइव करना है इस पैंडेमिक के बीच, पर जो हमने रोक लगा रखे हैं उनको हटाने से ये हो सकता है कि ये हेल्प करे लोगों को सर्वाइव करने में। और फिजिकल रिसोर्सेज है नहीं अपने पास, हम लोगों को मदद डायरेक्टली पैसा देके मदद कम कर सकते हैं, तो ये कोशिश की गई कि लेबर लॉ चेंज करें। कर्नाटका ने लैंड को बेचने के रूल्स चेंज किए हैं। तो ये जब अटेम्प्ट्स किए गए, उनके पीछे यही था कि किस तरह से हम अलाउ करें एक्टिविटी जो कि अब तक अलाउड नहीं है। मध्य प्रदेश ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड लॉज चेंज किए और अलाउ की काफी चीजें। अब इसमें कुछ तो एक्चुअली कुछ तो स्टेट्स ने ऑब्जेक्ट भी किया कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है। पंजाब ने ऑब्जेक्ट किया, फॉर एग्जांपल, जो एग्रीकल्चरल लॉज में चेंजेस किए गए। और इसी तरह से सेंटर ने कहा कि कई जो स्टेट्स लेबर लॉज में चेंजेस कर रही हैं वो ठीक नहीं है। तो कुछ एक्सटेंट तक तो दोनों साथ चले और कुछ डिफरेंसेस भी हुए, जो कि बहुत नेचुरल है फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर कि स्टेट कुछ चीजें कर सकता है और सेंटर की वहाँ पे हमारे लेबर लॉज में, जैसे इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसकी वजह से जैसे वर्क आवर्स आप जिस तरह बढ़ाने की कोशिश की है तो नहीं कर सकते हैं, और वो चेंजेस रिवर्स हुए। पर आई थिंक फंडामेंटली जो चीज हमको देखने को मिलती है वो ये है कि इस स्थिति में जहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जहाँ पैसे लिमिटेड हैं, वहाँ दोनों राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने ये कोशिश की है कि अगर जो रेस्ट्रिक्शंस, जो बंदिशें हम लगा रहे थे उनको हम हटाने से इम्प्रूव कर सके इकोनॉमी को, तो हम वो कर दें, क्योंकि वो बिल्कुल कॉस्टलेस होती है। आप एक जो चीज इलीगल थी उसको लीगल कर देते हैं और उससे लोग काम कर पाए, तो वो बहुत एक विन विन सिचुएशन है कि सबका फायदा उससे होता है। तो ये ट्रेंड जो है ओवरऑल, ये ब्रॉड ट्रेंड और ये डिफरेंस वेस्टर्न इकोनॉमीज के रेस्पॉन्सेस से ये हमें देखने में मिलता है, बोथ सेंटर के लेवल पे और राज्यों के लेवल पे। बहुत बहुत शुक्रिया इला जी, इस तरह जो भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इलानॉमिक्स में। आप द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बातचीत सुनते रहें। नमस्कार।